आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पीछे के जो भी क्वेश्चन हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बड़े ही ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये क्वेश्चन पता है किसके जैसा है, मतलब सेम टू सेम उसके जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है किससे, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ कमिटी ऑफ 10 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 वीमेन एंड 8 मेन। देखिएगा 10 कौन है, वीमेन है, और 8 मेन है। ठीक है, और एक कमिटी मतलब क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए एक कमिटी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कमिटी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो उस कमिटी के अंदर ना कितने पर्सन्स होने चाहिए, ओनली 10 पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो आपके पास इतने लोग हैं, 10 वीमेन है और 8 मेन है। ठीक है, हमें ना कमिटी फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, कमिटी बनानी है। तो कमिटी के अंदर 10 लोग होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब आगे बढ़ो, आगे कुछ कंडीशन भी दी गई है कि हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एटलीस्ट 5 वीमेन। यानी कि आप ये बताइए कि आप कितनी कमिटीज फॉर्म कर सकते हो। अगर कंडीशन क्या है, अगर कम से कम मतलब जो भी आप कमिटी वहां पे बना रहे हो ना, उसमें कम से कम 5 विमेन तो होनी ही चाहिए। जैसे कि हमें 10 लोग चाहिए, ठीक है, तो वो कमिटी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 4 विमेन हम रखें और 6 मेन रख ले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कम से कम 5 विमेन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 विमेन तो होनी ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, अब बात समझिएगा मेरी। अगर 6 विमेन हुई तो चलेगा, यहाँ पे कम से कम बोला है। कम से कम मतलब क्या, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हुआ ना तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 6 विमेन भी ये कमिटी के अंदर रख सकते हो। अगर आप चाहो तो 7 भी रख सकते हो, चाहो तो 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, या फिर 10 के 10 विमेन रख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही कंडीशन है कि 5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो ये पूरे क्वेश्चन का मतलब था। अब यहाँ से ना आपसे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इजी है कि नहीं, अभी देखो आपको फटाक से समझ में आएगा। रुको रुको जरा, ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखते जाइएगा। नंबर ऑफ विमेन, विमेन कितनी है, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ मेन, आदमी लोग कितने हैं, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 8 है। ठीक है, और वो जो कमिटी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कितने पर्सन होने चाहिए, तो 10 पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द कमिटी। ठीक है, इन द कमिटी, वो कमिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, तो 10 होने चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केसेस कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला केस, यहाँ पे मैं केसेस बनाऊं, देखो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। जैसे पहला वाला, ऐसा हो सकता है ना कि मैं 5 विमेन रखूं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो जो कमिटी में बना रही हूँ ना, वो जो कमिटी में बना रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें 5 विमेन हो, 10 लोग होने चाहिए, तो 5 मैंने विमेन को डाल दिया। तो अब बचे कितने, 5 और लोग चाहिए ना हमको, तो 5 हम मेन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला वाला केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा आपको बताओ, रुकिए एक एक मैं आपको लिख करके पूरा अच्छे से समझाते जाती हूँ, आप समझिएगा इसको बड़े ही ध्यान से। ठीक है, 5 विमेन और 5 मेन। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर इसका आंसर भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। देखो कैसे, विमेन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ विमेन इज 10, और ये हम कितनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, 10 में से 5 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, 10C5। पता है ना आपको, याद रखना जब कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम सिलेक्शन करते हैं तब। और परम्यूटेशन का यूज कब आता है, जब हम क्या करते हैं, कोई चीज अरेंज करते हैं तब। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, ये बात ध्यान में रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 में से 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। और यहाँ पे देखो मैन कितने हैं, 8 है, तो 8 में से हम लोग 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। अभी मैं आपको इसे सॉल्व करके भी बता दूंगी। ठीक है, बता दूं, बाद में बताती हूँ, चलो बता ही देती हूँ ना। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 पीछे जाएंगे, 5 नंबर 10, ये 1 हुआ,
2 3 4 5, बस इतना ही जाना है, ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, क्योंकि इधर 5 है ना। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद है कि भूल गए? याद रखना, भूलना नहीं। फिर इधर 5 से पूरा पीछे जाओ, 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, इधर देखो 5 है तो 5 नंबर पीछे जाएंगे, 8 7, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से पीछे जाओ, 1 2, ये तो पूरा ये पीछे जाना है, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी अगर हम ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अभी मैं आंसर आपको निकाल करके बता दूंगी, या फिर आप खुद ही कैलकुलेशन करो ना, ठीक है। अभी दूसरा केस हम लोग लेते हैं, राइट। ये मैं आपको अभी बताऊंगी, चिंता मत कीजिएगा कि ऐसे ही छोड़ दूंगी, नहीं नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले यहाँ पे केसेस बना लेते हैं ना, उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन निकालते जाएंगे और उसके बाद इन सभी को प्लस कर देंगे, क्योंकि यही तो होता है ना, जब केसेस बनते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं और उन सभी को प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखो कितने केसेस बन रहे हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, राइट। अब देखो अगर 6 विमेन हुई तो भी चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कम से कम बोला गया था, कम से कम 5, यानी 6 विमेन भी आप उस कमिटी के अंदर रख सकते हो। तो अगर आपने 6 विमेन वहां पर वो कमिटी में लेकर के आए तो आपको मेन कितने चूज करने पड़ेंगे, ओनली 4, क्योंकि 10 लोग ही हो सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड 4 मेन, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एंड 4 मेन। अब 10 में से हम लोग 6 विमेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, इनटू 8 मेन है ना, 8 में से 4 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर मिलेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये तो दूसरा केस हो गया। अब जाके तीसरा केस आपको बताऊं, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग 7 विमेन रखे, ठीक है, कितना भी विमेन आप रख सकते हो, बस 5 से कम नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो 7 विमेन रखा अगर हमने, तो फिर मेन कितना रखना पड़ेगा, अरे भाई 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 ही लोग होने चाहिए ना उसके अंदर, उससे ज्यादा हुए तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो 10 में से हम लोग 7 विमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और 8 में से 3 मेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर मिलेगा। चलिए ये तो तीसरा केस हो गया। अब उसके बाद हम चौथे केस की बात कर लेते हैं बच्चों। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 8 विमेन ले लो, ठीक है, 8 विमेन ले लो और आप एक काम करो 2 मेन ले लो, ऐसे भी चलेगा, ये भी एक केस हो सकता है। तो 10 में से 8 विमेन को सिलेक्ट करेंगे और 8 में से 2 मेन को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा केस यहाँ पर क्या बनेगा, अभी देखो कितने सारे केसेस बन रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा। वैसे ये सब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कोई नहीं, अगर आपको ये डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने आता है ना, तब तो पक्का कर ही लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 9 विमेन ले लेते हैं और फिर अच्छा 9 विमेन लिया तो कितने लोग कम पड़ रहे, खाली बस एक, तो एक मेन ले लेते हैं, ये भी एक केस बन सकता है ना। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 9 विमेन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर 8 में से एक मेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी हो सकता है। या फिर एक और केस बन सकता है, और क्या बन सकता है, सब तो हो गया ना, और कुछ बचा है, हाँ बचा है ना। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि वो कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब विमेन ही हो, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये भी एक केस बनेगा कि 10 विमेन, अब 10 विमेन ले लिया, एक भी जगह खाली नहीं है तो 0 मैन रहेंगे, मेन एक भी नहीं, 0 मेन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए, 10 विमेन है जिसमें से हम 10 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, 10 इनटू, और 8 में से एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहे, 8 में से 0। तो अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, एकदम आसान है, ठीक है, मैंने आपको पूरा करके दे दिया। चाहो तो आगे का कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, इसका आंसर निकालो, हर एक का आंसर निकालो, इन सभी को लास्ट में ला करके प्लस कर देना, वेरी सिंपल। चलिए आपको बताती हूँ, पहले इसे हम लोग सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको फटाक से कैंसिल करते जाओ, ये देखो ये गया, ठीक है, और कुछ जा रहा है, ये देखो 3 2 जा, ये 2 से 2 गया, इसके नीचे के सब गायब हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो 2 3 जा, 3 से 3 गया, 4 2 जा, और यहाँ पर 5 2 जा, ठीक है। तो बचा क्या, मैं आपको बताती हूँ, इधर लिख करके बताओ, देखो 2 इंटू, इधर 9 है, इंटू 2 इंटू 7, गलती नहीं करनी इसमें गलती करोगे तब तो गलत ही आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान से देख करके करना है। ये हो गया, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे के सबको कैंसिल ही कर दो। फिर इधर 8 इंटू 7, ठीक है, 8 इंटू 7 लिख दिया। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई करिए और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए करते हैं, कैसे करें, 9 2 18, 7 2 14, फिर
8 7 से 56, ठीक है। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। तो 18 का मल्टीप्लाई हम लोग सबसे पहले देखो बारी बारी से करेंगे ना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 8 4 से क्या होता है स्टूडेंट 32 होता है, कैरी 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7, 1 8 जा 1 1 जा 2, 7 7 14 1 15, यहाँ पे 252। फिर ये 56 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 1 आ गया, 6 5 जा 30 31 आ गया, 6 2 जा 12 यहाँ पे 15 आ गया, 5 2 जा 10 इधर 1 आ गया, 5 5 जा 25 इधर 2 आ गया, 5 2 जा 10 इधर 12 आ गया, 2 1 6 5 11, फिर इधर 4 1, कितना आया 14,112। जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलता है 14,112। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में प्लस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले इतना मैं मिटा दूं, फिर आगे का आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये बात समझ में आई ना कैसे किया? और आप अपनी नोटबुक में पूरा ये जो मैंने आपको लिख करके इधर स्टेप बताया ना, आप नीचे नीचे कर सकते हो। अभी मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, इसके लिए मैंने ऐसे डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, पर आप अच्छे से करना हाँ अपनी नोटबुक में। चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 6 है ना, तो हम क्या करेंगे इधर 10 से 6 नंबर तक पीछे जाएंगे। चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 नंबर तक पीछे गए, अपॉन यहाँ पर 6 है ना, तो इससे पूरा 1 तक पीछे जाइए, 6 5 4 3 2 1, फिर इनटू है तो इनटू, इधर 4 है तो 4 नंबर तक पीछे जाना, 8 7 6 और 5, फिर इधर 4 है ना तो 4 से पूरा 1 तक पीछे जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये काम मैंने आप लोग को दिया, ठीक है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, करो ठीक है। ये पूरा इधर भी मैं सुनो, मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये पूरा आपको ऐसे लिख करके दे देती हूँ, आप इसका आंसर निकालिएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो ये काम मैंने आपको दिया है, लेकिन उससे पहले ये देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से मैं कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। फॉर्मूला आपको बताया था ना कैसे, वो एनसीआर का फॉर्मूला, वैसे भी कर सकते हो, या फिर ये जो शॉर्टकट मैंने आपको दिया है ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो बहुत अच्छी बातें कीजिए। यहाँ पे 7 है तो 7 नंबर पीछे जाओगे, 10 9 8 7 6 5, कितना जाना है 7 ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक पीछे चले गए। फिर यहाँ से 1 तक जाइए, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई इधर क्या है 3 है ना, तो 3 नंबर तक पीछे जाओगे, 8 7 6, खाली बस इधर ही रुक जाओ, इधर 3 2 और 1, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या है 10C8, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसको देखूंगी 8, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 से लेके 8 तक पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 8 नंबर पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना लंबा करने से अच्छा है एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, सुनिएगा बड़े ही ध्यान से। NCR इज इक्वल टू NCN-R, यानी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की, शायद से मैंने आपको पहले नहीं बताया होगा, लेकिन आप इसको याद करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक दिया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना नंबर रहेगा उतने नंबर पीछे चले जाओ, ठीक है। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका मैं आपको इसको छोटा करने का बताती हूँ। देखो क्या करना है ना, इधर 10 है तो 10 रहने दो, ठीक है। और इधर यहाँ पे क्या करोगे, क्या किया मैंने N-R किया है ना, तो ये N है ये R है, तो क्या करेंगे 10 में से 8 को घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है ना, मतलब आपको उतना ज्यादा नंबर पीछे नहीं जाना है, तो एक मतलब आसान सा तरीका है कि N में से R को घटा दो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 10 में से 8 को घटाऊंगी तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो देखो अब हमारा काम कितना आसान हो गया, इनटू, और यहाँ पे तो ये क्या है 2 ही है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 8C2 लिख दीजिए। अगर कोई यहाँ पे बड़ा नंबर रहता है जैसे कि 8 9 10, ठीक है, और आपको उतना लंबा नहीं करना है, तो फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो कर दिया ना हमने इसको छोटा। अब देखो 10C2, 2 ही नंबर पीछे जाना है, चलो चलते हैं। फिर इधर से ये हो गया 1 2, फिर इधर 2, इनटू इधर 2 है तो 2 ही नंबर पीछे चलो, ज्यादा मेहनत क्यों करोगे, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर भी, अरे ये देखो जी 9 है, तो क्या 9 पीछे जाओगे,
नहीं 9 पीछे मत जाओ, इधर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, क्या करोगे 10C, 10 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको पूरा अच्छे से लिख करके बता देती हूँ, ताकि कभी आप पढ़ने लेकर के बैठो ना तो कंफ्यूजन में ना रहो। 10 में से 9 गया, ठीक है, ऐसे किया है मैंने। फिर इधर 8C1, चलिए आगे बता दो, यहाँ पे लिखेंगे 10, इधर 10 में से 9 जाएगा तो 1 इंटू 8C1, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 10C1, आंसर तो 10 ही आने वाला है, इंटू 8C1, आंसर तो 8 ही आएगा। और 10 8 से क्या होता है बच्चों 8 ही होता है। ये तो बड़ा आसान था, हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो ये मैंने आपको करके बता दिया, ये सब आपको करना है। अब ये अगला क्या होगा 10C1, पता है आपको आंसर क्या आता है, प्रॉपर्टी बताई थी ना, NCN आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 इंटू इधर क्या है 8C0, ये भी प्रॉपर्टी बताई थी, NC0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1, ठीक है। तो देखो जी हमने ये बता दिया, ये बताया, ये बताया, ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है। तो फटाफट से चलिए आप लोग कैलकुलेशन कीजिए और मैं भी करती हूँ, फिर यहाँ पे आंसर लिखती हूँ। तो आप सभी लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा तो आपको समझ में आया रहेगा। यहाँ पे आता है 14,700, ठीक है, और यहाँ पे आता है 6,720, इधर क्या आता है 1,260, और ये तो मैंने बताया ही था और ये भी मैंने बताया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखोगे देयर फॉर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखिए देयर फॉर द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड कमिटी इज इक्वल टू, यानी वो जो कमिटी है ना वो हम कितने नंबर ऑफ वेज से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड कमिटी। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सभी हमको आंसर्स मिले हैं अलग अलग केसेस में, उन सभी को हम यहाँ पे ला करके प्लस कर देंगे। तो सबसे पहला इसको लिखिए 14,112 प्लस दूसरे नंबर पे ये लिख दीजिए 14,700, तीसरे नंबर पे इसको 6,720 लिख देते हैं, यहाँ पे 6,720 प्लस, अब क्या प्लस करें 1260, तो यहाँ पे 1260 को प्लस कर दिया। उसके बाद 80, ये लीजिए लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसे भी हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इन सभी को जोड़िए। अब कैसे जोड़ोगे, बड़ा आसान है, बताती हूँ। देखो क्या करना, ऐसे लाइन से लिख करके हम लोग जोड़ देते ना, जैसे बचपन में क्या करते थे जब छोटे से थे, ठीक है, जब छोटे थे तो कैसे आप प्लस क्या करते थे वैसे ही कर दो। चलो कहाँ पे करें, यहाँ पे करती हूँ मैं ना, पहले इसको लिखती हूँ 14,112, जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही किया है, हमारे टीचर हमको ऐसे दिया करती थी और हम लोग ऐसे जोड़ जोड़ के लिखा करते थे, है ना। तो यहाँ पे 2, इधर 1, 7 1 8, 4 4 8, इधर 2, ठीक है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अभी 6,720 इसमें जोड़ दो, 6,720 जोड़ो, 2 3 7 7 14 1 15, 1 8 8 1 9 9 6 15, इधर 3 35,532। अब इसमें 1260 को प्लस कर दीजिए, 35,532, इसमें इसको जोड़ो 1260, तो आंसर क्या आएगा 2 6 3 9 5 2 7 5 1 6 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा हम लोग क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं प्लस कर सकते थे, कर सकते थे ना, वो आपके ऊपर है, पर मुझे ऐसा मन किया करने का तो मैं कर रही हूँ, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो, खाली अभी प्लस ही तो करना है। आंसर तो मिल गया, 8 8 16 1 17, 7 1 8 6, ओहो आंसर मिल गया 36,873। सब कुछ प्लस किया ना हमने, सब कुछ प्लस किया, यस, तो बस हो गया आपका आंसर। लिख दे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 36,873। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी इसमें एक और पार्ट है, मैंने बताया था ना, यहाँ से दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव मीन इन मेजॉरिटी, यानी कि अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसमें ये हमने क्या पता लगाया, जब वो कमिटी के अंदर कम से कम 5 विमेन रहेंगी, ठीक है, तो फिर आप कितनी कमिटीज फॉर्म कर सकते हो, तो इतनी कमिटीज आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ वेज से आप कमिटी को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। अब बोला जा रहा है कि अगर मेन रहेंगे मेजॉरिटी में, मतलब जो मेन है ना, जो आदमी लोग है ना, वो हमेशा औरतों से ज्यादा ही रहने चाहिए। जैसे कि
समझ लीजिए आपका जो भी कमेटी है ना उसके अंदर 10 लोग चाहिए हमें, ठीक है। तो जो मेन है ना, मतलब आदमियों लोगों की संख्या औरतों से ज्यादा रहनी चाहिए। जैसे कि अगर औरत यहाँ पे 4 है तो आदमी लोग कितने रहने चाहिए, 5 रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको, रुको आपको बताती हूँ। देखो उस कमेटी के अंदर एटलीस्ट कम से कम 6 मेन तो होने ही चाहिए, तभी तो मेजोरिटी होगी ना। मेन मतलब वो आदमी लोग ज्यादा रहेंगे तभी तो। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, ठीक है। तो कब ये मेजोरिटी में रहेंगे, जब उस कमेटी के अंदर 6 मेन रहे और कितनी विमेन रहेंगी, 4 विमेन रहे, ठीक है। अब मेन 6 कम से कम, मतलब इससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, या फिर 10 ले सकते हो, यानी 10 मेन रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ केसेस बनेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। पहले एक काम करिए, यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, पहले ये खत्म हो जाए, ठीक है। आप अच्छे से मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये रफ करके मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या था कि हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव मेन इन मेजोरिटी, यानी कि जैसे समझिए, मेरी बात को सुनिएगा बड़ी ही ध्यान से। आप जो कमेटी फॉर्म कर रहे हो ना उसके अंदर 10 लोग रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि मेन जो है ना वो मेजोरिटी में रहने चाहिए, यानी कि ये जो मेन लोग रहेंगे, जो आदमी लोग रहेंगे ना, वो हमेशा औरतों से ज्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। मेजोरिटी बोला है, मेजोरिटी मतलब क्या, मेजोरिटी और माइनॉरिटी मतलब होता है क्या है, मेजोरिटी मतलब ज्यादा, ठीक है, माइनॉरिटी यानी कम। तो अभी ये जो मेन लोग है ना वो मेजोरिटी में होने चाहिए, यानी कि उस कमिटी के अंदर 6 मेन तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 लोग तो होने ही चाहिए, इससे कम हुआ तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो चलेगा ना। 6 मेन और मोर, मतलब इससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 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 इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जब भी कम होगा तब तो ये औरतों से कम हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये मेजोरिटी में रहने चाहिए, ठीक है ना। उनके बराबर भी नहीं रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 और 5 ले ले, 5 मेन और 5 विमेन, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे मेजोरिटी बोला है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जो मेन लोग है ना वो विमेन से ज्यादा ही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे लास्ट टाइम किया था इसके पीछे वाले में, वैसे ही सेम तरीके से हम लोग कर देंगे। तो चलिए लिखे, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे फॉर, ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है। इधर 2 डाल दो क्या, चलो ये बी पार्ट है, ठीक है। फॉर मेन टू बी इन मेजॉरिटी द कमिटी शुड हैव 6 और मोर मैन, यानी कि अगर मेन लोग मेजॉरिटी में चाहिए ना तो वो कमेटी के अंदर 6 या फिर उससे ज्यादा मेन तो होने ही चाहिए, ठीक है, तभी ये लोग मेजॉरिटी में रह पाएंगे ना। अभी अभी आपको समझाया था, क्योंकि इससे कम लोग हैं तब तो वो औरतें ज्यादा हो जाएंगी, ये जो मेन लोग हैं वो कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। पहला केस ये हो सकता है कि हम लोग 6 मेन ले लें वो कमिटी में। अभी 6 मेन ले लिया तो जगह कितनी बची है, 4 लोगों की, तो 4 वीमेन ले लेते हैं, ठीक है। पहला केस ये बन गया। अब इसको सॉल्व करिए, आपको पता है ना कैसे करना है। मेन कितने हैं, 8 हैं, 8 में से 6 को सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो वीमेन है वो 10 हैं, 10 में से 4 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, रुकिए अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा केस यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग 7 मेन ले सकते हैं, और फिर वीमेन तब कितना लेंगे, 7 मेन ले लोगे तो वीमेन कितना लेना पड़ेगा, खाली प्लेस कितना है, 10 लोग चाहिए, तो 7 मेन आ गए, तो वीमेन कितनी, 3, यहाँ पे लिख दो 3 वीमेन। इसको सॉल्व करिएगा तो 8 में से हम लोग 7 को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 10 में से हम लोग 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, रुकिए जरा। तीसरा केस यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग 8 मेन ले ले और 2 वीमेन ले ले, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 मेन एंड 2 वीमेन, तो ये भी एक केस बन गया। और कोई केस बन सकता है, सोचिए इसके अलावा। पहले मैं ये लिख दूं 8C8 इंटू 10 में से कितनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 को, 8 मेन लिया ना तो 2 वीमेन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 तो मैं लिखना भूल ही गई, इधर लिखिए अच्छे से 2 वीमेन, ठीक है। तो 10C2। अब बताइए यहाँ पे और कोई केस बनेगा, सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए। तो अब कोई केस नहीं बनेगा। आप बोलेंगे कैसे, सुनो तो सही, मेन कितने हैं, खाली बस 8 है, तो 8 में से 8 को सिलेक्ट करोगे ना। अभी 9 मेन आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि इतने ही लोग हैं, मेन कितने हैं, खाली बस 8, ठीक है।
तो अभी आप 9 या फिर 10 नहीं ले सकते। ओके, तो यहीं पे आप रुक जाएंगे और कोई यहाँ पे केस नहीं बनने वाला। अब चलिए हम एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, आप क्या कर सकते हो, देखो इधर 6 है तो आपको 6 नंबर पीछे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 8 में से 6 को घटा दो, जैसे अभी पीछे मैंने आपको करवाया था, करके बताओ। देखो 8c, इधर 8 - 6 कर दोगे इंटू 10c4, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर इधर देखो क्या हो जाएगा, 8c, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 2, फिर इधर 10c4, राइट। अब उसके बाद तो आपको पता ही है, इधर 2 है तो 2 नंबर पीछे जाओगे, 8 और 7, फिर इधर 2 और 1 इंटू इधर 4 है तो 4 नंबर पीछे जाओगे, 10, 9, 8, 7, फिर इधर 1, इधर तो पूरा ही जाना पड़ेगा, ठीक है, 3, 2, 1। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल ले, छोटा सा ही है, चलो हो जाएगा। करूँ मैं, 2 4 यहाँ से गया, फिर 4 से ये गया, उसके बाद ये देखो 3 3 9, 2 4 8। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर कितना बचा है, खाली बस 7, फिर 10 3 30 कर दो, 7 4 28। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 1 मिनट पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 8 3 24, 2 3 2 6 7 8 आ गया, फिर इधर 0 840, फिर से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 4 28 और 56 58, 5880 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 5880, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, वो तो आपको आता ही होगा, सीधा सा है, सिंपल सा है। अब आगे भी आपको वही चीज करना है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया उसी प्रकार से इधर भी करो। देखो इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8c, इधर क्या लिखेंगे, इधर 7 है तो 7 पीछे जाने से अच्छा है कि 8 में से 7 को घटा दो, तो आंसर क्या आएगा, 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, इंटू इधर 3 है तो इधर का तो ठीक है, इधर ही रहने दो इसको, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब कोई बड़ा नंबर है ना तभी आप ऐसे करना, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। 8c1 आंसर क्या आएगा बताओ, 1 नहीं आएगा, 1 मिनट 8c1 है ना तो इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है, याद रखना। आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी ये वाला, n में 1 आता है और nc 0 में 1 आता है, बाकी इसमें 1 मत लिखना, इधर 1 है इधर 1 रहेगा, ठीक है। इधर देखो nc1 ऐसा कुछ रहेगा तो फिर आंसर n लिखने का, जैसे यहाँ पे 8c1 था तो आंसर मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। देखो अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती हैं, आप भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हमको 8 आंसर ही मिलेगा। चलो आपको फॉर्मूले की मदद से भी करके बता सकती हूँ, है ना, मतलब बता देती हूँ ताकि आप लोग मतलब कंफ्यूजन में ना रहो। तो फॉर्मूला तो आपको पता है 8 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 8 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यही बताती हूँ, देखो 8 फैक्टोरियल, इधर क्या आएगा 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और इधर 8 में से 1 गया 7 फैक्टोरियल, उसके बाद देखो 8 × 7 फैक्टोरियल, इधर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आया 8, वही तो मैंने लिखा था ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो चलिए अभी 8 लिख दूँ, फॉर्मूले की मदद से भी मैंने आपको करके बता दिया है, तो कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। 8 लिख दिया। अब 10c3 यानी कि 3 नंबर आप पीछे जाओगे, 10 9 और यहाँ पे 8 लिखोगे, 8 इधर 3 2 और 1, चलो अब कैंसिल करो, 3 3 9, 2 4 8, ठीक है। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 10 80, 3 4 12, अब मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 1 9, 960 आ गया। कितना आया बच्चों 960, ठीक है। अभी सेम चीज यहाँ पे भी 8c8 nc1 आंसर क्या आता है बच्चों 1 आता है, यहाँ पे लिख दोगे 1 इंटू 10c2 तो 2 नंबर पीछे जाना, यहाँ से भी कैंसिल कर दो 5 तो 1 इंटू 5 9 45, यानी यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स 45 आ गया, ठीक है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस कर देना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड कमिटी, फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड कमिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या है 5880, यहाँ पे लिखते हैं 5880, ठीक है, प्लस इसमें क्या प्लस करेंगे 960 प्लस 45, ठीक है, और कुछ है नहीं है। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए, आंसर निकाल लीजिए।
तो चलिए अभी डायरेक्टली करते हैं। 5 0 0 इधर आ जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो 8 8 4 12 12 6 कितना हो जाएगा 12 और 1 मिनट 6 4 10 और 18, ऐसे करो ना आराम से, ठीक है। इधर 8 का 8 कैरी 1 आ जाएगा। फिर इधर से ये हो चुका है 9 8 8 8 16 17 17 1 18, ठीक है। 5 और ये 1 6, कितना आया 6885। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, पर डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये कंसेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में चला गया, ठीक है, तो फिर तो ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आने दो आप लोग कर सकते हो। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार आपको लिख करके दे देती हूँ बच्चों, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। NCN अगर रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है ना वही नंबर यहाँ पे भी है, तो उसका आंसर 1 लिखने का। और अगर NC 0 है तो फिर आंसर क्या लिखने का 1 लिखने का, ठीक है। NC 1 और NC 0 में आंसर 1 लिखने का। उसके बाद अगर ऐसा है NC 1 तो फिर इसका आंसर आता है N, ठीक है, याद रहेगा। और एक और चीज़ बता दूँ, NCR इज इक्वल टू क्या होता है NCN-R, यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया था ना, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, ठीक है, याद कर लेना इसको, क्योंकि कई जगह पे हमने इसका यूज़ किया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 2 सेक्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो दूसरा सेक्शन है ना उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। अभी एक स्टूडेंट है जो टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर देता है और हर एक सेक्शन में से वो कम से कम ना 2 क्वेश्चन तो उठाता ही है, मतलब 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ठीक है। वो जो लड़का है ना वो 6 सवालों के जवाब देता है, कितने 6 सवालों के जवाब वो देता है और हर सेक्शन में से कम वो 2 क्वेश्चन तो उठाता ही है। यानी कि पहले जो सेक्शन है, पहला सेक्शन, उसमें से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा और इसमें से एटलीस्ट वो 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा ही, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने इसमें से 1 क्वेश्चन सॉल्व किया और यहाँ से 5, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 2 तो होना चाहिए, ठीक है। अभी इससे ज्यादा हुआ तो चलेगा, इसमें से 3 उठाया, इसमें से 3 चलेगा ना, इधर से 4 उठाया, इसमें से 2, ये भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से 5 ले लिया, इधर से 1 लिया, ऐसे नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है कि अ स्टूडेंट मस्ट आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन अमंग 6 क्वेश्चंस ही आंसर, ठीक है। अब आगे क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इन चूजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब वो कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज है वो हमको बताना है, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमको बताना है कि कितने सिलेक्शंस है, ठीक है। वो कैसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। तो चलिए अभी इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस इसको समझने मतलब समझ में आना चाहिए। एक बार आप समझ गए ना तो फिर समझो आपका काम हो गया, ठीक है। इसीलिए जो भी आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से समझते जाइए ताकि एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 सेक्शंस, ठीक है। 2 सेक्शंस है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन है ना उसके अंदर 5 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेक्शन 1 हैज 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन 2 हैज 6 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 यानी सेकेंड हैज 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 सेक्शंस हैं और पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब वो जो लड़का है ना वो क्या करता है, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं कि अ स्टूडेंट मस्ट आंसर, ठीक है, पूरा इधर लिख दीजिए, मस्ट आंसर एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम
each section among 6 questions he answers। ठीक है, 6 questions he answer। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितने मतलब कितने केसेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट केस क्या बनेगा। ऐसा हो सकता है ना, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, बड़े ही ध्यान से। ठीक है, उसने ना टोटल 6 सवालों के जवाब दिए। ठीक है, और हर एक सेक्शन में से वो कम से कम 2 क्वेश्चन तो लेना ही चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा लिया तो भी चलेगा। तो ऐसे हो सकता है ना कि वो पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन ले और दूसरे वाले सेक्शन से 4 क्वेश्चन ले ले, है ना। ऐसा हो सकता है कि पहले सेक्शन से 2 और दूसरे वाले से 4, दोनों मिलाकर के 6 हो जाएंगे ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसमें से 3 ले ले, इसमें से 3 ले ले। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, इसमें से 4 ले ले, इसमें से 2 ले ले। और इसके अलावा कुछ केस बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला केस। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन एंड 2 उसने पहले से ले लिया, तो उसको दूसरे सेक्शन से कितने क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं। एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड सेक्शन। ठीक है, पूरा आपको लिख करके दिखाना चाहिए ऐसे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड सेक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करें इसको। देखो ये जो हमारा पहला वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं पता है ना आपको। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 में से हम लोग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे सेक्शन के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5 × 4, इधर 2 है तो 2 ही नंबर पीछे जाएंगे। फिर इधर 2 × 1 करेंगे, इंटू यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 नंबर पीछे जाओ। 6 5 4 3, 4 नंबर पीछे चले गए। फिर यहाँ से पीछे चले जाओ, 4 3 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए फटाफट से। 4 से 4 गया और फिर क्या होगा यहाँ पर, सोचिए। ये देखो 2, ये 2 दूनी 4, मतलब 2 2 = 4। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 1 = 2, 2 3 = 6, और ये 3 से 3 गायब, नीचे के सब कुछ गायब हो चुके हैं। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, ये जा चुका है यहाँ से। 5 5 = 25, 25 2 = 50, 50 3 = 150। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 150। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों। ये लीजिए, यहाँ पे हमने ये कर लिया। उसके बाद दूसरा केस हमने क्या देखा था। ठीक है, पहला केस तो ये हो सकता है, या फिर इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहले वाले सेक्शन में से हम लोग 3 क्वेश्चंस ले लें। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड सेक्शन। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड सेक्शन। दूसरे सेक्शन से हम लोग 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब दोनों से 3 ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो पहले सेक्शन में से 3 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5, तो 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद दूसरे सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5, इधर क्या लिखोगे, 3 नंबर पीछे जाना, इधर 3 दिख रहा है ना, इसके लिए 5 4 और ये 3। फिर यहाँ से चले जाओ, 3 2 और 1 इंटू, यहाँ पर 3 है तो 3 पीछे जाना, 6 5 और ये 4। फिर इधर 3 2 और 1। अब इसको कैंसिल करो, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 से 2 यहाँ पे गया। फिर इधर 3 से 3 गया और 2 2 = 4, 5 2 = 10 और इंटू 5 4 = 20। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 200 मिला। उसके बाद यहाँ पे तीसरा केस क्या होगा, देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना। तीसरा केस ध्यान से देखिएगा, 4 क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं पहले वाले सेक्शन में से, तो 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड सेक्शन। ठीक है, तो पहले से हमने कितना लिया, 4 लिया, और दूसरे से हमने कितना लिया, 2 लिया। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 5C4 लिखोगे इंटू 6C2 लिखोगे। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 5C4,
ठीक है, 4 ही क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा, इधर 4 है तो 4 नंबर पीछे जाना पड़ेगा, या फिर शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता है, वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, कैसे भी करो। ठीक है, तो शॉर्टकट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो नंबर रहेगा यानी n माइनस आर वाला देखा था ना, n में से r को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वहाँ पे r के प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो या फिर जाने दो, जैसे हमेशा से करते आए हो ऐसे करो। इधर 4 है ना, तो 4 नंबर पीछे जाओ, 5 4 3 2, फिर यहाँ से 4 3 2, ठीक है 1, फिर यहाँ पे इधर 2 है तो 2 नंबर पीछे जाओ, इधर 2 × 1। अब कैंसिल करो तो ये तीनों तो यहाँ से खत्म ही हो जाएंगे, इधर 5 बचेगा, यहाँ से 2 3 6, अब 5 3 15, 15 5 कितना होता है 75, यहाँ पे लिख दोगे 75। ठीक है, अब उसके बाद और कोई केसेस बन रहे, सोचिए जरा, और कुछ हो सकता है क्या, ये कर दिया ये कर दिया, और कुछ नहीं बन सकता बस। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इन चूजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि दे आर फॉर नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉइसेस। ठीक है, वो स्टूडेंट के पास ना कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है, तो इधर क्या आया है 150, लिख दो इधर 150, फिर जाके 200, फिर जाके 75, इन सबको प्लस करो फटाफट से, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर 7 5 12 का 2 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 475 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और हमें मिल चुका है हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 425, यानी उसके पास कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो 425। ओके, तो चलिए इसको लिखिए, फिर देखते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 22 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से ना 3 क्या है विकेट कीपर्स हैं और उसके बाद 5 क्या है बॉलर्स हैं। ठीक है, 22 क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिसमें से 3 हैं विकेट कीपर्स और 5 क्या है बॉलर्स हैं। तो अभी कितने प्लेयर्स बचे रहेंगे, 3 और 5 8 हो गया, और 22 में से 8 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 14, यानी कि 14 रिमेनिंग प्लेयर्स हो गए। ठीक है, ये क्या है रिमेनिंग प्लेयर्स, मतलब बचे हुए प्लेयर्स। ठीक है, 3 विकेट कीपर 5 बॉलर और ये 14 रिमेनिंग प्लेयर्स। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है कि हमें क्या करना है ना, 11 लोगों का मतलब टीम बनाना है, 11 लोगों का, जहाँ पे ना विकेट कीपर कितना होना चाहिए, वो टीम के अंदर, ये जो 11 लोगों की हम टीम बनाएंगे ना उसके अंदर एक विकेट कीपर तो होना ही चाहिए, एक विकेट कीपर इसके अंदर होना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट 4 क्या होने चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, उस टीम में, बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म, यानी वही नंबर ऑफ वेज बताना है हमेशा की तरह। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, सबसे पहले ये हम थोड़ा रफ में ट्राई करते हैं। देखो पहला केस ऐसे हो सकता है ना, हमें 11 लोगों की टीम बनानी है और आपका जो टीम बन रहा है ना उसके अंदर कंपल्सरी एक विकेट प्लेयर तो होना ही चाहिए, तो एक हम विकेट प्लेयर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके बॉलर्स है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 4, मतलब इससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 बॉलर्स हो गए। उसके बाद 4 1 5 हो गया, कितने बचे 6, मतलब 6 लोगों की जगह खाली है तो 6 दूसरे प्लेयर्स आ जाएंगे, 6 प्लेयर्स मतलब दूसरे क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो आपका पहला केस हो गया। ठीक है, अभी दूसरा केस क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके टीम के अंदर एक विकेट प्लेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, विकेट कीपर, एक विकेट कीपर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोला गया था एटलीस्ट 4 बॉलर्स, यानी 5 बॉलर्स हुए ना तो भी चलेगा। तो दूसरे केस में हम ऐसा कर देते हैं ना, 5 बॉलर ले लेते हैं, तो 5 1 6 हो गया, 5 लोगों की जगह खाली है तो ये 5 प्लेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 केसेस ही बन रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सोच लीजिए और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। एटलीस्ट यहाँ पे दिया गया था ना कि 4 बॉलर होने चाहिए कम से कम, मतलब 5 हुआ तो भी चलेगा। अब उससे ज्यादा बॉलर आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि 5 ही बॉलर है आपके पास। देखो बॉलर्स कितने हैं, 5 ही है ना, तो 6 बॉलर 7 बॉलर आप नहीं कर सकते क्योंकि 5 ही बॉलर है आपके पास। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 केसेस बनेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे जो भी आंसर आएगा, और फिर हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो फिर चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कैसे लिखना है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन ऐसे थोड़े ना एग्जाम में लिखा जाता है। अब आपको पूरा अच्छे से देख देख करके इधर से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे कि देयर आर
देयर आर 22 क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स इन विच, जिसमें नंबर ऑफ बॉलर्स नहीं, पहले विकेट कीपर्स लिख दो, नंबर ऑफ विकेट कीपर्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। विकेट कीपर्स कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद एंड नंबर ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स, ठीक है। तो फिर रिमेनिंग प्लेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स अभी फाइंड आउट किया था ना, 5 और 3 निकाल दो 22 में से, तो 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 11 लोगों की टीम बनानी है। देखो ना यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहाँ से उठाओ ये स्टेटमेंट पूरा यहाँ पे लिख दो, अ टीम ऑफ, फटाफट से लिखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे, पहला केस हम लोग बनाते हैं, हमारी टीम के अंदर एक विकेट कीपर तो होना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, ये तो रहेगा ही, इसको किसी भी कीमत पे हम हटने नहीं देंगे, या फिर इसका नंबर बढ़ने नहीं देंगे। 2 विकेट कीपर नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, 1 विकेट कीपर ले लेते हैं, 4 बॉलर ले लेते हैं, बचा कितना, बॉलर, स्पेलिंग गलत लिख रही थी ना, बॉलर, ओके अब सही है। तो 4 1 5 हो गया, कितने बचे, 6, तो 6 दूसरे प्लेयर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लेयर्स, जो भी बचे हुए जो रिमेनिंग ये प्लेयर्स हैं उसमें से हम ले लेंगे 6 को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। विकेट कीपर तो नहीं लोगे क्योंकि एक ही चाहिए, बॉलर भी एक ही चाहिए, फिर ये जो बचे हुए रहेंगे, कितने बचे हुए हैं, 14 में से 6 को आप उठा लोगे, ठीक है। ये पहला केस है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा केस लेंगे। तो विकेट कीपर कितने हैं बताओ तो ज़रा, 3 है, 3 में से 1 को सिलेक्ट कर रहे हो, और बॉलर्स कितने हैं भाई, बॉलर कितने हैं, 4 बॉलर्स, यहाँ पे एस लगा दो, बॉलर कितने हैं 5 में से 4 को ले रहे हो, और फिर बचे हुए कितने हैं 14, तो 14 में से आप 6 को ले रहे हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, चलिए फटाफट से करते हैं। आंसर क्या आएगा, इधर देखो 3C1 सिखाया ना, NC1 यानी n, यहाँ पे लिख दीजिए 3 इंटू 5C4, तो आंसर क्या आएगा पता है आपको, यहाँ पर आंसर आएगा 5। कैसे, देखो 5C4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5C 5 - 4, तो क्या आएगा 5C 5 - 4 करोगे तो 1, प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ पे 14 से 6, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करो। इधर 6 है ना, तो 6 पीछे जाओ, 1 2 3 4 5, ये रहा 6, फिर इधर से पूरा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद ये पहले मिटा दो, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, वैसे ये चाहो तो आप भी कर सकते हो, पर बताती हूँ। ये देखो, तो ये 5 से 5 काट दो, उसके बाद ये 3 से 3 को ख़त्म कर दो, और फिर और कुछ जा रहा है यहाँ से, देखो इधर 4 1 जा, ये देखो 4 3 जा, ठीक है, ये भी गया, और 2 7 जा, ये भी गया, और कुछ 6 3 2 जा, और 3 3 जा, ठीक है, और कुछ देखो 2 1 जा 2 5 जा, बचा क्या है, इधर लिख दो। नीचे वाले तो सबके सब जा चुके हैं, इधर 7 है, फिर यहाँ पे 13 है, इधर 3 है, इधर 11 है, इधर 5 है, और इधर 3 है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो 3 7 जा 21, 2 7 1 जा 7 91, फिर 11 3 जा 33, 5 3 जा 15। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो चलो करना पड़ेगा तो करते हैं ना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। क्या आएगा यहाँ पर 91 इंटू, ओके, फिर 33 इंटू 5 3 जा 15, तो 91 33। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 3 1 जा 3 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 9 3 जा 27, 3 10, इधर 7 है, ठीक है ना, तो 1 कैरी, 7 3 10, इधर 3003 आ गया। क्या आया 3003। अभी 15 से मल्टीप्लाई करो, इधर
3003 में, तो फिर आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 0 ज़ा इधर 1 आ जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 0 0 3, 5 4 0 5 4, कितना आया 45,045। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45045। ठीक है, तो ये लीजिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है, पूरा अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया, मेरे ख्याल से सही ही किया होगा, है ना, सब कुछ तो सही से लिखा था, तो गलत होने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रख करके करना एकदम अच्छे से। चलिए, ये तो पहला वाला केस हो गया। अभी दूसरा केस हमने क्या बनाया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी टीम में एक विकेट कीपर हो, एक विकेट कीपर, ठीक है, और बॉलर्स कितने, 5 हम ले सकते हैं, एंड 5 बॉलर्स 5 हो जाए, और फिर कितना जगह बच रहा है, 5 1 6 हो जाएगा, और 5 दूसरे प्लेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे प्लेयर्स हम ले लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक विकेट कीपर ले रहे हो कितने में से, 3 में से, तो यहाँ पे लिखोगे 3C1 इंटू 5 बॉलर ले रहे हो कितने में से, 5 में से, क्योंकि 5 ही बॉलर्स हैं आपके पास, और 5 प्लेयर्स, ये 14 जो बचे हुए हैं ना, इसमें से आप उठा रहे हो 5 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3C1 मतलब 3, 5C5 यानी कि 1, और यहाँ पे क्या है 14C5, इधर 5 है ना, तो 5 नंबर पीछे जाओ, 1 2 3 4 और ये 5, फिर इधर से पीछे जाना 1 2 3, ये तो पूरा ही जाना है। ठीक है, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, आप इधर से कैंसिल करो, 3 से 3 गया, और इधर 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 से 2 गया, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12। ठीक है, अब 14 इंटू 13 करोगे तो देखो 14 इंटू 13 इंटू 11 3 सा 33, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 14 और 13, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3, 4 1 4। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 4 8, 182, क्या आया 182, फिर 33 मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा 6, 8 3 सा 24, 3 1 सा 3 5, 3 फिर से वही आएगा, 3 2 सा 6, 8 3 सा 24, 3 1 सा 3, 6 6 4 10, और 5 5 10, कितना आया 6006। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6006। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो केसेस बन रहे थे, दोनों के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, एडिशन प्रिंसिपल से इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, और ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, वेरी सिंपल, 45,045 प्लस 6,006, चलो प्लस करो फटाफट से, 6 5 11 का 1 1 कैरी, फिर 4 ये 5 इधर 0, 6 5 11 और यहाँ पर 5, कितना आ गया 51,051। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया है। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, पहले आप इसको देख लो। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 11 है। ठीक है, 11 बच्चे हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है। ठीक, और फिर यहाँ पे आगे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताने हैं। ठीक है, मतलब कितने वेज से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, मतलब टीचर ने बोल दिया है कि वो जो 5 बच्चे आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें ये 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। समझ लीजिए कि एक का नाम है, ये 2 बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, ये जो 11 बच्चे हैं ना, इसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम है राम। ठीक है, और जो एक और बच्चा ऐसा है जिसका नाम है श्याम। तो ये दोनों बच्चे तो उसके अंदर होने ही चाहिए, मतलब वो जो आप 5 लोगों की टीम बना रहे हो ना, उसके अंदर ये दोनों बच्चे तो कंपलसरी होने चाहिए। वही तो बोला है ना कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी 2 ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो उसमें होने ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। और दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड, मतलब 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला करते हैं। ओके, चलिए, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे 11 है ना, इज इक्वल टू 11। फिर कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
टू बी सिलेक्टेड, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 5 को सिलेक्ट करना है ना, तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये जो ए है, कंडीशन क्या दिया गया है कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी राम और श्याम तो होने ही चाहिए, तुम चाहे जो भी बच्चे ले लो, लेकिन राम श्याम तो उसके अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शंस, बहुत ही सिंपल है, अभी आप समझ जाओगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बताती हूँ ना आपको, रुको जरा रुको। टीचर ने क्या बोला है, राम होना चाहिए, तो राम को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, एक ही वे होगा, क्योंकि राम तो एक ही है ना, दो राम थोड़े ना, एक ही राम है। तो एक राम को हमने एक वे से सिलेक्ट कर लिया, और श्याम भी रहना चाहिए, तो श्याम को भी हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बचे कितने बच्चे लोग बचे हैं, बताइए कितने स्टूडेंट बचे हैं, ये 2 तो आ चुके हैं उस 5 वाले ग्रुप में, तो बचे कितने, 11 थे, 9, 11 में से 2 को माइनस कर दो तो 9 आ गया। अब ये जो 9 बचे हुए हैं ना, मतलब 9 स्टूडेंट्स जो बचे हुए हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, 3 और को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 9C3, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये 2 को तो मैंने ले लिया ना, राम से हमको ले लिया, बचे कितने, 9 में से 3 और ले लूंगी, क्योंकि मुझे 5 बच्चे चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 1 1 जा, इधर तो 1 ही आएगा, फिर इधर 3 है ना, तो 3 पीछे जाना, 3 2 1 कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 2 4 जा 3 4 जा, 1 मिनट, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 8 3 जा 24, 2 2 3 जा 6 7 8 84, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शंस क्या हो जाएंगे, 84, ठीक है, मतलब 84 वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये देखिए ए का आंसर हमने निकाल लिया, अभी दूसरा वाला, चलो बी वाला भी कर लेते जल्दी से। क्या बोला गया इसमें कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड। अच्छा, अब ये इसका उल्टा है, 2 स्पेसिफाइड, ये सही किया है ना, एक बार चेक कर ले, सही तो है, सही है। 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अभी देखो 2 ऐसे बच्चे हैं ना जिनको टीचर ने बोला है कि ये जो 11 बच्चे हैं, इसमें से ये 2 बच्चों को तुम लेना ही मत, ये आने ही नहीं चाहिए, ये उस 5 के ग्रुप में होने ही नहीं चाहिए। पहले ही उसको बोल दिया, ये तुम दोनों जाओ, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ठीक है, मतलब इन दोनों को नहीं लेना, आप ऐसा समझो। तो बचा कितने, मतलब कितने स्टूडेंट बचेंगे, 9 बचेंगे। अभी 9 में से हम लोग 5 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, और ये 2 को तो पहले ही निकाल दिया ना, 2 बड़े अच्छे बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया, जाइए आप लोग नहीं आ सकते इस ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शंस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शंस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 9 बच्चे हैं जिसमें से हम लोग 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, इधर 5 है ना, तो 5 पीछे जाना, 9 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2, ये तो पूरा लास्ट तक जाना है। अब इधर से 5 से 5 गया, और फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2 से 2 गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 2 जा 9, ठीक है, इधर और 7 2 जा 14, 7 2 जा 9 नहीं होता है, मैंने यहाँ से 9 उठा करके लिखा था, इसे रफ कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 3 9 10 9 10 11 12, 126, यानी यहाँ पर देखो आ गया ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन इज इक्वल टू 26। मतलब अगर 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चों को हमें लेना है, राम और श्याम मैंने लिखा था ना, तब जाके ये इतने वेज होंगे, और अगर वो 2 बच्चे को निकाल दो, बहुत अच्छे बच्चे ना, इसलिए उनको बाहर कर दिया टीचर ने, बोला अभी तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ पे, तुम जाओ, ठीक है। तो अभी जितने बच्चे बचे हुए थे, हमने उसमें से 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे
नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शंस क्या आ गए 126। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। देखा आपने, ये भी कितना आसान था। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये भी बता दूं, देखो इसके पहले के जितने भी लेसन है या फिर इसके बाद के जो लेसन है सबके सब मैंने कंप्लीट करवा करके रखे हुए हैं, चाहे वो मैथ पार्ट 1 हो या फिर मैथ पार्ट 2 हो। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे चैप्टर्स को देख सकते हो, मैंने सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए, जितने भी मैं सॉल्यूशंस करवाती हूँ, अगर आपको उसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारे जो PDFs होते हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो सारे सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।